में आया हूं, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सबको जोहार और प्रणाम करता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संदर्भ में हमारे संगठन में कार्य कर रहे और लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न आयामों को जनमानस तक यानी खासकर देश भर के विद्यार्थियों में कार्य करते हुए संगठन को देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन बनाने का जो प्रयत्न करने में लगातार योगदान दे, वैसे सारे वक्ताओं ने हमारे बीच में विद्यार्थी परिषद के बारे में कहा और बाकी जो भी बचा था वो आदरणीय राम कुमार जी ने कहा कि किस तरीके से और किस ध्येय और किस उद्देश्य के साथ विद्यार्थी परिषद कार्य कर रहा है और विद्यार्थी परिषद के मूल में चिंतन धारा इस धरा के प्रति, इस देश के प्रति क्या है और हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हम सबों के लिए एक, मैं कहूँगा कि नया युग का प्रारंभ हुआ है इस नाते कि जिस अभियान, जिस ध्येय, जिस उद्देश्य को लेकर 100 साल पहले कार्य प्रारंभ हुआ वो मुखर रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय देश में जब 2014 से इस देश का नेतृत्व आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, एक उभार दुनिया में प्रस्तुत हुआ है कि भारत एक भौगोलिक क्षेत्रफल का देश नहीं है बल्कि एक जीवंत समाज का नाम है, जीवंत समाज का सांस्कृतिक विरासत का नाम है, अपनी पहचान और परंपराओं का नाम। हम सब जानते हैं बरसों बरसों के इतिहास को, विभिन्न शासकों के दौर से, शासनों के दौर से गुजरते हुए भारत अपने सांस्कृतिक विरासत को कैसे बनाए रखे, संघर्ष किया, चुनौती आई, पर अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ समझौता नहीं किया। और इसलिए आज जब हम इस युग में अपने आप को पाते हैं तो हमें मुखर तरीके से कार्य करने का अवसर भी मिल रहा है, अपनी ऊर्जा को सही तरीके से दिशा मिले इसका प्रयत्न हो रहा है। और भारत एक ऊर्जा का स्रोत है, यह दुनिया को भी अनुभव कराने में सफल हो रहा है। और जिसकी चर्चा माननीय राम कुमार जी ने बहुत विस्तृत ढंग से की कि हमारी ऊर्जा का स्रोत, हमारी जीवन पद्धति, हमारी संवेदनशीलता, हमारा सामाजिक परिवेश जो आदिकाल से चली आ रहा है,
जो एक साथ समूह को लेकर नेतृत्व करता है, पारिवारिक समूह हो, सामाजिक समूह हो, राष्ट्रीय समूह। लेकिन कालांतर में कुछ चीजें हमें देखने को भी मिली, क्योंकि विभिन्न समय में विभिन्न तरह के लोगों के दौर से इस देश को झेलना पड़ा। आज भी वैसे शक्तियां विराजमान है, वैसे शक्तियां अपना काम कर रहे हैं, पर हम सफल हो रहे हैं अपने ऊर्जा को ऊर्जान्वित करते हुए दुनिया को बताने के लिए। और हम इस कार्य में लगे हैं कि जिन चीजों को हमने इन लंबे कालखंड में खोया है, उसकी पुनर्स्थापना हो। हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा हो, हमारा सामाजिक जीवन अच्छा हो, और देश समाज संस्कार से लेकर संस्कृति से लेकर ज्ञान के केंद्र को, ज्ञान को सही तरीके से उपयोगी बनाए। नई शिक्षा नीति के बारे में अभी थोड़ी सी चर्चा हुई, क्योंकि जिस मंत्रिपरिषद में नई शिक्षा नीति को विचारार्थ रखा गया उसमें मैं भी एक सदस्य रहा, और नई शिक्षा नीति में मैंने भी, यानी हमारे तरफ से भी कुछ सुझाव, और सभी ऐसे मंत्रिपरिषद के सदस्यों के तरफ से भी चर्चा में लोगों ने भाग लिया। और मैं ये कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले तो हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है। आज़ादी के पहले शासकों के दौर में, चाहे ब्रिटिश हो, मुगल हो, उस समय में कुछ चीज़ें लोगों ने अपने ढंग से देखा, सोचा, समझा। पर आज़ादी के बाद पहली बार मैं ये कह सकता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक नई शिक्षा नीति नहीं बल्कि क्रांति का उद्घोष हुआ। और मैं एक चैप्टर से उसके बारे में कहना चाहता हूं, बाकी तो आपके चर्चा में आपके, क्योंकि सारे लोग यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं, शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक जो क्षेत्र है वो ये है कि भारत का जो यह बड़ा भूभाग है, जो जनजातीय क्षेत्र के नाते, ट्राइबल एरिया के नाते हम देखते हैं, ये कमती बड़े भाषा विज्ञानी नहीं, 700 से अधिक ट्राइबल ग्रुप है और 300 से अधिक भाषाएं हैं। तो ये भाषा विज्ञानी जंगलों में रह करके, क्योंकि ये भावों की अभिव्यक्ति है, भाषा क्या है, शब्द क्या है, ये भावों की अभिव्यक्ति माध्यम है। देश भर में ऐसे भाषा को पहली बार यदि मान्यता या संरक्षण देने की बात हुई है तो नए एजुकेशन पॉलिसी में हुई, कि देश को समझना चाहिए। और अभी हमारा मंत्रालय में आपको बताना चाहता हूं कि इस पर काफी रिसर्च का काम कर रहा है और सभी भाषाओं का शब्दकोश बने, क्योंकि आज लोग क्या मानते हैं, लोगों में क्या होती है, सामान्य तौर पर लोगों की जो सोच होती है वो है कि अंग्रेजी जानने वाले ज्यादा बड़े विद्वान होते हैं। ये सामान्य सोच है,
वो एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। हर व्यक्ति में, हर समाज में, हर देश में ज्ञानी हो सकते हैं, ज्ञानी होते हैं। जिस भाषा से वो अभिव्यक्त कर सकता है वही भाषा उसकी शक्ति है, वही ज्ञान का नेत्र है। और इसलिए भारत इस मामले में सौभाग्यशाली है कि हमारी कई भाषाएं हैं। हमारे पास ज्यादा भाषा वैज्ञानिक है अगर हम उस दृष्टि से देखें। प्रांतीय आधार पर भी देखें तो कई भाषाएं, क्षेत्रीय आधार पर देखें कई भाषाएं, जनजातीय क्षेत्रों में देखें तो कई भाषाएं। और इन सारे भाषाओं को संरक्षित संवर्धन करने का समग्र दृष्टिकोण यदि कोई अपनाया है तो इस समय इस देश में आप सबके सामर्थ्य से बनाई गई सरकार नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया। और मैं आप सभी विद्यार्थी परिषद के या सभी यूनिवर्सिटी से भी या ऐसे स्टूडेंट से भी कह, अभी हम बहुत जल्दी इसके बारे में हम एक योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे कि सभी भाषाओं का, क्योंकि आज हमारी जरूरत है उस दृष्टि से कि हम कनेक्टिंग लैंग्वेज को, जो एक तरीके से संपर्क भाषा है, उसको साथ में लेकर के चलेंगे। और संपर्क भाषा के सूत्र के साथ साथ अपनी भाषाओं की मान्यता अधिक बढ़े, इसके लिए शब्दकोश का निर्माण हर भाषा में करना है। क्योंकि हमने कई चीजों का अनुभव किया है, रिसर्च में देखा है कि जो अपनी मां से सीखने वाली भाषा है उससे जब विद्यार्थी दूसरे भाषा में सीखने के लिए जाता है तो उसको कड़ी परिश्रम करना पड़ता है और हो सकता है उसमें नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण होता है और इसलिए बहुत सारे जगहों में ड्रॉप आउट बढ़ती है, क्योंकि उनकी अपनी भाषा जो अपनी मां के आंचल से सीखने का मौका मिलता है वो वहां जाने के बाद नहीं मिलता। अब हम संपर्क सूत्र ऐसा बनाने का इस देश में प्रयत्न कर रहे हैं कि मां को समझने वाला भाषा और भाव का अभिव्यक्तिकरण सामूहिक तरीके से संपर्क सूत्र में बन जाए ताकि उन्हें कोई कठिनाई ना हो। और ये चुनौती हम सबको स्वीकार करते हुए, क्योंकि ये 130 करोड़ या 35 करोड़ जो भी आप कहें, नया सेंसस नहीं हुआ है, इतनी आबादी वाला देश है, ये हमारी पूंजी है, ये हमारी मानव पूंजी है, ये हमारी शक्ति है, ये हमारी क्षमता है, ये हमारी ऊर्जा है, ये हमारी ताकत है। एक समय की चर्चा होती थी कि बढ़ती हम आबादी हमारे लिए संकट का कारण है, लेकिन जब बढ़ती आबादी का दोनों हाथ को उपयोगी बना ले तो यह ताकतवर राष्ट्र को कोई पीछे छोड़ नहीं सकता। अब इस हाथ का उपयोग ज्ञान के माध्यम से कैसे करे और उसके लिए जो सूत्र का निर्माण करना है, वो चुनौतीपूर्ण कार्य को मैं समझता हूं कि इस देश के खास करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संस्थाओं के लोगों को ज्यादा आग्रही होकर के लेना चाहिए। और जब हम इस कार्य को लेंगे, और आप मान के चलिए जो संख्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है, उस संख्या के आधार पर यदि हम देख ले तो देश में जितना प्राइमरी एजुकेशन है उतना तो आपकी संख्या है, प्राइमरी स्कूल जितना है उतना संख्या है। तो इसको कन्वर्ज करना, इसको नवाचार के साथ जोड़ना हमारी आवश्यकता भी है और दुनिया को दिखाने और बताने के लिए हमारी शक्ति, क्योंकि
कई चीजें हमारे अंदर ऐसा है जो विशेषताओं को प्रतिबिंब करता है हमेशा। हमारी जीवन पद्धति में, हमारी सांस्कृतिक सरोकारों में, सामाजिक सरोकारों में, हमारे त्योहारों में प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। मैं यह कह सकता हूं कि आज के दिन में ज्यादा जुड़ा हुआ जनजातीय समाज है, क्योंकि उनकी जीवन पद्धति में बदलाव उस ढंग से न वो उसके पक्ष में रहता है और ना ही उस तरीके से वो सोचता है। प्रकृति के सानिध्य में रह करके अपने जीवन को समझने का प्रयत्न, जीवन को समझने का प्रयत्न सारे लोग करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते। लेकिन कुछ लोग अपनी व्यस्तताओं के व्याकुलता में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि कुछ चीजों को भूल भी जाते हैं, और जैसे भूल जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है मां का कंकाल, जिसकी चर्चा आदरणीय राम कुमार जी ने की। पारिवारिक जीवन की पृष्ठभूमि में हमारी जो ताकत है, वो ताकत हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और इसलिए जहां हम शिक्षा के प्रमुख कार्य क्षेत्र में, मुझे मालूम है कि आप अभी इस अधिवेशन में बहुत सारे, यहाँ समस्या है इस राज्य की जो आज की व्यवस्था है, वो कई सवाल खड़े करते हैं। जिस तरह की घटनाओं की चर्चा हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे कार्य हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर घटनाएं और उस पर अनदेखी हो रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा है कि राज्य किस दिशा की ओर जा रहा है। मैं अभी पार्लियामेंट में एक डिबेट में था, कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किया तो मैं उसके उत्तर में मैंने यही बात कहा कि देश में ऐसे राज्यों को बनाने के पीछे जो सोच रहा वो किस तरीके से धारा बदल रही है, किस तरीके से हमें नुकसान के तरफ ले जा रही है। और उसमें जो सबसे बड़ी संकट यह है कि युवा पीढ़ी को अंधेरे में धकेलने के तरफ इस समय वर्तमान सरकार राज्य में काम कर रही है। शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। शिक्षक जल्दी कैसे विद्यालय में पहुंचे, इसकी चिंता करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए उसका ज्यादा इंटरेस्ट है। और जिसका फी 10 लाख से ऊपर है वैसा लॉयर सरकार रख रही है। क्यों? कि विद्यालय में शिक्षक न पहुंचे। अजीब हालत है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि विद्यालय में शिक्षक कैसे जल्दी पहुंचे। यहाँ की सरकार सोचती है कि विद्यालय में शिक्षक न पहुंचे। ये इस तरह के सोच को लेकर के काम। फिर मैंने थोड़ी बहुत जितनी हो सकती थी मैंने उसमें प्रयत्न किया और शिक्षकों की जीत हुई और लगभग 7,500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। इस तरीके से कई क्षेत्रों में शिक्षा के यूनिवर्सिटी लेवल में या बाकी अन्य शिक्षण संस्थानों में राज्य सरकार नकारात्मक दृष्टिकोण अपना रही। किसी राज्य को, किसी देश को आगे बढ़ाने का पहला जो शर्त है
वो ज्ञान आधारित समाज बनाने का संकल्प। ज्ञान आधारित समाज बनाने का संकल्प जो राष्ट्र लेता है उसको दुनिया कभी पछाड़ नहीं सकता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ की सरकार जस्ट उसका ऑपोजिट साइड में चल रही है। ऐसी स्थितियों से राज्य को बचाने का कार्य सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, सभी स्तर पर होना चाहिए, ताकि इस राज्य ही नहीं, क्योंकि राज्य एक प्रांत के नाते एक देश का एक हिस्सा है, पर ये देश है। हम जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाते सोचते हैं तो देश का कोई भी हिस्सा हो उसे समग्रता से देखते हैं, क्योंकि पूरा भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, यही हमारा संकल्प है। और इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक कार्यक्रम हुआ जिसमें जहां से हम पहला सूर्योदय देश का देखते हैं, अरुणाचल में माननीय प्रधानमंत्री जी वहां कार्यक्रम में सुबह में उपस्थित हुए, तो दोपहर में बनारस में आए और शाम में सूर्यास्त करते हुए कच्छ पहुंचे। पूरा देश समग्रता के साथ चलता है, इसलिए हमारा दृष्टिकोण, हम सबका दृष्टिकोण इस उद्देश्य के साथ कि हम सब भारत निर्माण के कार्य में लगे हैं। और अच्छा कहा आदरणीय राम कुमार जी ने कि आज 100 साल के बाद इसको हम देख रहे हैं, तो अगले 100 साल में इस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2047 कि हम अपना देश का 100 साल मनाएंगे, उस समय भारत कैसे हो। और यदि आप अपनी आयु को जोड़ें और 2047 को देखें, तब आपको ये दायित्व बोध होगा कि 2047 में आपका क्या रोल होगा, आपका क्या दायित्व होगा उस समय। इसकी चिंता आज से करना प्रारंभ करिए और तब देखिए इस देश के प्रति 2047 आते आते हमें क्या करना चाहिए। कोरोना ने हमें थोड़ी बहुत रोकने का प्रयत्न किया है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था बनाने में भारत सफल हुआ है। और जो रिसर्चर है, जो अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इस बात का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जिस तरीके से, जिस रफ्तार में जो डिसीसिव लीडरशिप इंडिया का है, भारत का है, यही अगर रहा तो भारत दुनिया का 3रा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। समय के अभाव में मैं बहुत सारे डेटा के दृष्टि से नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आपके चर्चा में आएगा क्योंकि डेटा उपलब्ध है कि किस तरीके से बाकी देश नतमस्तक हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था को अपने सामने अपने देश का बिगड़ता हुआ देख रहे, संभाल नहीं पा रहे। वैसे समय में दुनिया के अंदर भारत का उदय हो रहा है। हमारा जो इस समय का ग्रोथ रेट है वो 7% से अधिक है और बाकी 1% से नीचे, 2% से सभी लगभग नीचे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में दुनिया विफल हो रही है और भारत सफल हो रहा है। अब हमें इसे ताकत
नए तरीके से पैदा करने के लिए यही प्रयत्न करना है कि अपनी मानव पूंजी को हम अधिक से अधिक कैसे उपयोगी बनाएं। और इसके लिए इसलिए देश के अंदर सब लोग काम कर रहे, परिश्रम कर रहे, और अच्छा से कर सके, दुनिया को हम बता सके ही नहीं बल्कि दुनिया को हम बाजार बनाएं, ऐसा भारत का मानव पूंजी बनना चाहिए। यह हमारा लक्ष्य है, यह हमारा उद्देश्य है। हमारा विनिर्माण इतना सशक्त होना चाहिए, हमारा इनोवेशन नवाचार इतना सशक्त होना चाहिए, और उसको हम अपने मानव पूंजी के साथ उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ा सके तो स्वाभाविक रूप से भारत दुनिया को अपना बाजार बनाने में सफल हो पाएगा, सफल हो। G20 का समिट हो रहा है, G20 का समिट भारत अध्यक्षता कर रहा है। 200 से अधिक बैठकें होंगी, 56 स्थानों पर होगी। दुनिया भर के लोग आएंगे। भारत की सांस्कृतिक विरासत झलकना चाहिए। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय सम्मेलन में यह आह्वान करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी बैठकें हो, वहां हर स्तर पर भारत की परंपराओं की झलक लोगों को महसूस हो। यानी दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं कितना मजबूत है, और हमने शब्दों में नहीं बल्कि भावों में कहा है, वासुदेव कुटुंबकम। आज लोग इस तरह के सम्मेलनों के माध्यम से दुनिया में जुड़ रहे हैं, लेकिन विश्व एक परिवार का संदेश तो हमारे भावों की अभिव्यक्ति आदि का